नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रायपुर से आ रही बड़ी खबर, जहां पर जल जीवन मिशन पर बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा योजना में किसी भी गड़बड़ी से उन्होंने साफ इनकार किया। योजना में गड़बड़ी जैसी कोई बात नहीं। योजना के टेंडर सिस्टम को ठीक करने केंद्र को चिट्ठी लिख रहे हैं। हमारी कोशिश है कि स्थानीय लोगों को ही टेंडर मिले, काम मिले। जिलों से टेंडर करने के लिए हमने केंद्र सरकार से मांग की है। तो कई दूसरे राज्यों में आपको बता दें, जिलों से ही टेंडर की प्रक्रिया अब की जा रही है। सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया, सुनिए। सिंह की भाषा मत बोलिए। जब किसी को वर्क ऑर्डर ही नहीं हुआ है, कोई एक पैसा किसी को गया ही नहीं है, तो गड़बड़ी कैसे? ये रमन सिंह जी हैं जो इरिगेशन डिपार्टमेंट में जो टेंडर निरस्त होकर फिर उसी को दे दिया था कवर्धा जिले में, गड़बड़ी वो है। तो ये इस प्रकार से कहना, देखिए जल जीवन मिशन में दूसरे राज्य भी काम कर रहे हैं। उन राज्यों के जो काम वर्क ऑर्डर दिए हैं और भारत सरकार के जो गाइडलाइन है उसमें थोड़ा सा अंतर है। हम भारत सरकार को पत्र लिखने जा रहे हैं कि सेंट्रलाइज टेंडर न करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टेंडर कर दिया जाए। उससे फ़ायदा ये होगा, मान लो टेंडर पूरे प्रदेश का एक निकलेगा, लेकिन जितना कास्ट रायपुर या दुर्ग में आएगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज यही है, ट्रांसपोर्टेशन उसको लगना नहीं है, तो उसको स्किल्ड लेबर यहाँ मिल जाना है। लेकिन यही दंतेवाड़ा, बीजापुर, बलरामपुर या सूरजपुर में आप उस रेट को कंपटीशन करेंगे तो नहीं आएगा। दोनों के रेट में अंतर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट करेगा, यहाँ से स्किल्ड लेबर ले जाएगा, तो निश्चित रूप से कास्ट ज़्यादा आएगा। तो इसलिए अलग अलग जिलों में जिलों के हिसाब से टेंडर होना चाहिए। और ये भारत सरकार को हम पत्र लिख रहे हैं और अन्य राज्य इसी प्रकार से कर रहे हैं, तो जो राज्य कर रहे हैं उसी प्रकार से हमको भी करने दिया है, बस इतना ही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता ममता लांजेवार जुड़ी हुई है रायपुर से। ममता, आपको याद होगा कि रमन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को भी खत लिखा था, कहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए, केंद्रीय एजेंसी से इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फ्रंट फुट पर आकर यह कह दिया है कि जब भाई वर्क ऑर्डर और वर्क टेंडर ही नहीं दिया गया तो किस बात का गड़बड़ झाला? बिल्कुल, देखिए 7,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को लेकर लगातार जो है वो आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे। लगातार जो है शिकायतें हो रही थी और 23 तारीख को एक कमेटी भी बना दी गई थी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, 3 सदस्यीय कमेटी। और अगर हम बात करें तो इस टेंडर को लेकर लगातार सरकार का घेराव जो है विपक्ष कर रहा था। डॉक्टर रमन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी थी। और अब अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि इस टेंडर में किसी गड़बड़ी नहीं है, लेकिन प्रियोरिटी इस बात को लेकर है कि जिस तरीके से स्थानीय लोगों को जहां पर काम हो वहां के लोगों को मिलना चाहिए, इसको इस प्रक्रिया को करना चाहिए, जिले वाइज होना चाहिए। अभी अगर हम बात करें तो इस टेंडर को लेकर इस टेंडर को ग्लोबलाइज कर दिया गया था और आरोप लगे थे कि करीब 6,000 करोड़ का जो काम है वो जिसमें बाहर के राज्यों के लोग भी शामिल है, ऐसे ठेकेदारों को दे दिया गया था। इसके साथ ही बड़े ठेकेदारों को दे दिया गया था। और जिले वाइज अगर हम बात करें तो बस्तर का काम सुकमा के व्यक्ति को के ठेकेदार को इस तरीके की शिकायतें भी आई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि इसमें कोई जो है वो गड़बड़ी नहीं हुई है। लेकिन एक बात कह दें कि इस पूरे मामले को सरकार ने काफी गंभीरता से भी लिया था और जिस तरह से शिकायतें लगातार आ रही थी, जिस तरह से प्रोटेस्ट लगातार हो रहे थे, उसके बाद सरकार को सख्त कदम भी उठाना पड़ा था। तो हालांकि आपस में जो है अगर बात करें डॉक्टर रमन सिंह और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच में बयानबाजी जरूर जारी है, लेकिन अभी जिस तरह से कही जा रही है कि केंद्र को वो भी चिट्ठी भी लिखेंगे, तो कहीं न कहीं ये तो जरूर है कि कहीं न कहीं इस प्रक्रिया से जो है राज्य सरकार भी राजी नहीं हुई, तभी जाकर उनको भी सारी कवायद करनी पड़ी। ममता, जोगी कांग्रेस और बीजेपी और ज्यादा तब मुखर हुई जब वर्क टेंडर निरस्त कर दिया गया, क्योंकि 10,000 करोड़ का यह वर्क टेंडर था। जब निरस्त किया गया तब यह बात और ज्यादा तूल पकड़ी कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ झाला जरूर है।
देखिए, लगातार सड़क पर प्रदर्शन हो रहे थे और उसके साथ ही अगर हम बात करें तो इसको लेकर लगातार आवाज उठाई जा रही थी और उसके बाद में सरकार को ये कदम उठाना पड़ा कि उस पूरे टेंडर को रद्द करना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी अगर हम बात करें तो विपक्ष लगातार मुखर रहा और प्रधानमंत्री तक की चिट्ठी चली गई। उसके बाद आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये बयान आया है। वही एक बात आती है कि सरकार कहीं न कहीं शिकायतों को लेकर भी सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि उसको गंभीरता से लिया गया है। तो ये बात तो है कि कोई चीज ऐसी है जिससे खुद सरकार राजी नहीं हुई, तभी जाकर ये पूरी प्रक्रिया जो है वो रद्द की गई। और अगर बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना था कि जो काम है, जो स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए था, जो टेंडर की जो प्रक्रिया है उसको लेकर आपत्ति थी और इसलिए नए सिरे से चीजें की जा रही है। तो जाहिर तौर पर अगर हम बात करें तो भले ही गड़बड़ी की प्रक्रिया से इनकार किया जा रहा है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जिससे जो खुद भी राज्य सरकार के गले नहीं उतर रही थी और यही वजह है कि पूरी प्रक्रिया रद्द की गई। बिल्कुल ममता, बिल्कुल। और एक बहुत महत्वपूर्ण आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बात कही कि योजना के टेंडर सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ममता जानकारी देने के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे रायपुर से, जहां पर शहर को स्वास्थ्य सुविधाओं की सौगात मिली। 5 शहरी स्वास्थ्य केंद्रों का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कर दिया है। 2 रायगढ़, 2 जगदलपुर, 1 भाटापारा में केंद्र डिजिटल तरीके से स्वास्थ्य केंद्रों का उद्घाटन यहां पर किया गया है। तो स्वास्थ्य सुविधाओं पर ज्यादा ख्याल रखते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने 5 शहरी स्वास्थ्य केंद्रों का शुभारंभ किया है। 2 रायगढ़ में, 2 जगदलपुर में, 1 भाटापारा में डिजिटल तरीके से स्वास्थ्य केंद्रों का मंत्री ने उद्घाटन किया है। तो शहरों को मिला है स्वास्थ्य सुविधाओं की सौगात, क्योंकि स्वास्थ्य आपको बता दें सबके लिए जरूरी है। और रायपुर से खबर, जहां पर पटाखों पर प्रतिबंध पर मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान दिया। पटाखों के प्रतिबंध पर विचार नहीं, पटाखे पर रोक से बघेल का साफ तौर से इनकार है। आईएमए ने पटाखा बैन की मांग की थी। कोरोना के चलते रोक की मांग की गई थी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने समर्थन किया है। सिंहदेव ने सीएम का समर्थन किया। पटाखे पर बैन लगाना संभव नहीं है। तो आपको बता दें, दिवाली है 14 नवंबर को और उससे पहले आपको बता दें कई राज्यों ने पटाखों पर बैन लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और आईएमए ने भी सीएम को खत लिखा था, लेकिन अब ये इनकार हो चुका है। साफ तौर पर यह जाहिर है कि छत्तीसगढ़ में दिवाली पर पटाखे बैन नहीं होंगे। देखिए, बहुत सारी चीजें जीवन में ये होती हैं कि हमको खुद अपने आप को नियंत्रित करना होगा। सरकारें कब तक बैन लगाएगी? हमको लॉकडाउन करना है, कब तक लॉकडाउन? तो अंततः लॉकडाउन एक तैयारी के लिए, मानसिक रूप से तैयार करने के लिए नागरिकों को हम कर सकते हैं। पटाखा जैसी चीज है, सामान्य स्थितियों में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करके दिल्ली में पटाखों की बिक्री को पिछले साल रोका। बंद करना पटाखा हल नहीं है। मैं मानता हूं कि ये असली हल है कि हम उपयोग उसका कम से कम करें। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में शुक्रवार से शुरू हुई आयकर विभाग के छापे की कार्रवाई आज भी जारी है। विभाग ने भोपाल, रायपुर और बिलासपुर में कल 2 विज्ञापन कंपनियों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की थी। आईटी विभाग ने व्यापक और एएसए एडवर्टाइजर कंपनी के ठिकानों पर छापेमारी की थी। बिलासपुर में आईटी की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। यहां से आयकर विभाग को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और लूज पेपर बरामद हुए, जिसके आधार पर बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी का खुलासा होने की संभावना है। जबकि बाकी रायपुर में 4 ठिकानों पर अभी कार्रवाई जारी है, जिसके आज देर शाम तक पूरे हो जाने के लिए कयास लगाए जा रहे हैं। तो आईटी छापे की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के 3 दिवसीय प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण अभियान का आज दूसरा दिन है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिन भी संगठन के तमाम बड़े नेता कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देंगे। मिशन 2023 तय करने से पहले बीजेपी अपने प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रही है। कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरातल पर मुद्दे उठाने, मुद्दों पर किस तरह से बातचीत की जाए, केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने को लेकर प्रशिक्षित किया जा रहा है। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, प्रदेश अध्यक्ष
विष्णुदेव साय ने किया। तमाम वरिष्ठ नेताओं ने प्रशिक्षण स्तर के पहले दिन बीजेपी के इतिहास से लेकर वर्तमान हालात पर चर्चा कर संगठन के महत्व को बताया। तो बीजेपी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आगाज हो चुका है और प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम के दूसरे दिन भी संगठन के तमाम बड़े नेता कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो आज दूसरा दिन है प्रशिक्षण शिविर का, कल भी ये चलेगा, क्योंकि लगातार धरातल पर कैसे काम किया जाए कांग्रेस सरकार के खिलाफ, उस मुद्दे को उठाने के लिए मुद्दों पर कैसे बातचीत की जाए, तो गुरु मंत्र दिए जा रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अवधेश मिश्रा जुड़े हैं। अवधेश, प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण अभियान का आज दूसरा दिन है, आज दूसरे दिन क्या गुरु मंत्र दिए जाएंगे कार्यकर्ताओं को? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो ये बीजेपी ने अपने प्रदेश भर के उन चुनिंदा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है जिसका चयन मंडल स्तर पे किया गया है। मतलब ये कि जितने भी कार्यकर्ता आए हैं वो मंडल स्तर से आए, इन्हें मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार किया जाएगा और इसके बाद ये जाके मंडलों में, जिलों में, अपने वार्डों में जाके और अन्य जो भाजपाई है उन्हें वो ट्रेनिंग देंगे। लेकिन ये 3 दिनों का जो पूरा ये सेशन है, 3 दिनों का शिविर है। पहले दिन तमाम बड़े नेताओं ने संबोधित किया, उद्घाटन सत्र हुआ। आज कुछ जो बड़े नेता है, धर्मलाल कौशिक हो, बृजमोहन अग्रवाल हो, राजेश मूणत हो, ऐसे तमाम बड़े नेताओं को अलग अलग विषय दिया गया है कि उन विषयों पर बातचीत करके वो कार्यकर्ताओं को बताए, समझाए और इस बात की जानकारी दे कि कैसे न केवल सरकार के खिलाफ मुद्दों को उठाना है बल्कि अपनी बातों को कैसे और किन किन प्लेटफॉर्म पे एक सार्थक तरीके से रखना है ताकि उसका संदेश जो है वो सकारात्मक तरीके से आगे जाए। कुल मिला के कमरुद्दीन, समझा जा सकता है कि मिशन 2023 तय करने से पहले बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना चाहती है। कार्यकर्ताओं के दम पे ही 2023 का जो सफर है वो तय करने की तैयारी है। तो इसलिए एक तरह से फीडबैक भी लेने का काम बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो कर रहे हैं कि कैसा फीडबैक है इस स्थिति में कि लगातार 2018 चुनाव में हार के बाद लगातार बीजेपी बिल्कुल अवधेश, अभी हम 2020 में हैं और 2023 तो अभी बहुत ज्यादा दूर है। अभी से ऐसी क्या जरूरत पड़ी बीजेपी को कि 2023 की तैयारी अभी से शुरू कर दी? और मैंने रमन सिंह को सुना, उन्होंने कहा हमें सत्ता परिवर्तन नहीं, सिस्टम परिवर्तन करना है। बिल्कुल, देखिए, व्यवस्था परिवर्तन की बात रमन सिंह हो, चाहे धर्मलाल कौशिक हो, चाहे तमाम नेता हो, वो व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी को इतने जल्दी अपने कार्यकर्ताओं का विचार इसलिए करना पड़ा क्योंकि 2018 में जब बीजेपी की करारी हार हुई, 15 सालों के सरकार चलाने के बाद जब 15 सीटों पे बीजेपी सिमट गई, तो उसके बाद बीजेपी के बड़े नेता ने सीधे तौर पे हार के लिए जिम्मेदार कार्यकर्ताओं को बता दिया था, कह दिया था कि हमारे कार्यकर्ताओं ने धरातल पे बेहतर से काम नहीं किया, इस कारण जो है हम चुनाव नहीं जीत पाए। अब उसके बाद चाहे वो संगठन विस्तार की बात हो, यही तो बात है अवधेश कि जब हम जीतते हैं तो श्रेय ले लेते हैं, लेकिन जब हार जाते हैं तो उसका ठीकरा हम कार्यकर्ताओं पर फोड़ने लगते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। छत्तीसगढ़ में खुले सिनेमाघर, बड़ी खबर, खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो सिनेमा प्रेमी हैं। सिनेमाघर खोलने की इजाजत मिल चुकी है, मल्टीप्लेक्स खोलने की अनुमति मिल चुकी है। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है, जिला कलेक्टरों को आदेश भेज दिए गए हैं। कोरोना गाइडलाइन का पालन करना बेहद जरूरी होगा और जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर है उसको भी कड़ाई से पालन कराना जरूरी होगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना का पहला मरीज मिलने के बाद ही जो है वो मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघर बंद कर दिए गए थे। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो मार्च से ये बंद थे और उसके बाद से अब तक के इसको लेकर स्थिति जो है वो स्पष्ट नहीं हो रही थी। लेकिन अब एक कहें कि अब राज्य सरकार ने एक तरह से अनुमति दे दी है, तमाम जिला कलेक्टर्स को ये आदेश जारी हो गए हैं और सिनेमाघर और मॉल जो है वो अब खोले जाएंगे। जाहिर तौर पर दीपावली के पहले अगर हम बात करें तो सिनेमाघर संचालकों और मॉल जो मल्टीप्लेक्स संचालक हैं उनके लिए बड़ी खबर है और एक अच्छी खबर के तौर पे माना जा सकता है, क्योंकि लगातार इस व्यवसाय से जो लोग जुड़े हुए हैं वो लगातार परेशान हो रहे थे और उनका यहाँ तक कहना था कि रोजी रोटी की समस्या एक बड़ी समस्या हो गई है, भूखों मरने की नौबत आ रही है। और ऐसे में अब ये जो आदेश आया है वो कहीं ना कहीं उन्हें दीपावली के पहले एक मान के चल सकते हैं कि
एक बड़ी खुशखबरी के तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि कोरोना संक्रमण का जो दौर चल रहा है, ऐसे में ये जरूर है कि तमाम जो नियम कायदे जो कोरोना को रोकने के लिए किए जा रहे हैं वो करने पड़ेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो लोगों को सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग भी करना पड़ेगा। और इसके साथ ही बैठने की जो व्यवस्था है उसको लेकर भी इस बार जो है वो परिवर्तन दिखाई देंगे, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और संक्रमण के जो आंकड़े हैं वो अभी भी एक तरह से चिंताजनक हैं। ऐसे में अनुमति तो मिल गई है, लेकिन अनुमति के बाद नियम कायदों की प्रॉपर अगर पालन हो जाए, इसको लेकर निगरानी करने के लिए भी आदेश जो है जिला कलेक्टर्स को दिए गए हैं। कैमरा पर्सन रोहित के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। ब्रेक के बाद हाजिर हूं रायपुर से। राजधानी रायपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, महिला की पत्थर मारकर हत्या कर दी गई। सरस्वती नगर इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। 42 साल की कलीबाई की बेरहमी से हत्या कर दी गई। सिर पर पत्थर मार के हत्या की गई है। हालांकि पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच जारी है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, महिला की पत्थर मारकर हत्या कर दी गई है और सरस्वती नगर इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। राजधानी में इस तरह की वारदात कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ी करती है कि आखिर कैसे एक महिला की इस तरह से हत्या हो जाती है। हालांकि पुलिस ने पूरे मामले में केस दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। मामले की जांच चल रही है, मामले की पड़ताल की जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राघवेंद्र साहू जुड़े हैं। राघवेंद्र, कातिल का कुछ सुराग मिल पाया है? कि अभी कातिल का पता नहीं चल पाया है। ये सरस्वती नगर थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पे लगभग एक 42 साल उम्र की महिला है जिसकी पत्थर से मारकर हत्या कर दी गई है। निश्चित रूप से जो है नृशंस रूप से हत्या की गई है। महिला की पहचान भी हो गई है, कालीबाई नाम की महिला है। और उसके बाद उसकी शिनाख्ती के बाद अब पुलिस ये प्रयास कर रही है कि आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। अब पुलिस जो है महिला के मोबाइल के कॉल डिटेल्स खंगाल रही है, अंतिम बार किसके साथ देखी गई थी और साथ ही जो है आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज है जहाँ पे लाश मिली है वो खंगाले जा रहे हैं। निश्चित रूप से पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही इस मामले में जो हत्या का आरोपी है वो पकड़ में आ जाएगा। जरूर ये एंगल हो सकता है कि हत्या के पीछे कोई न कोई रंजिश एक प्रमुख वजह हो सकती है। अब आरोपी के गिरफ्तार होने के बाद पता चल पाएगा कि आखिर किस वजह से हत्या की गई। राघवेंद्र, अगर राजधानी में इस तरह की नृशंस हत्या हो जाए तो सवाल तो कानून व्यवस्था पर खड़े होंगे। निश्चित रूप से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं और ये कोई पहली वारदात नहीं है। पिछले 10 दिनों की बात करें तो 7 हत्या की वारदातें हुई है, जिसमें कहीं न कहीं नृशंस रूप से ही हत्या की गई है। 4 से 5 मामलों में चाकू मारकर हत्या की गई है, पत्थर मारकर हत्या की गई है। इस तरीके से अलग अलग कारणों से जो है कई हत्या की वारदातें 10 दिनों में ही लगभग 7 हत्या की वारदातें हुई है। बिल्कुल, तो ये आपने बड़ा आंकड़ा बता दिया कि 10 दिनों में 7 ऐसी ही हत्या की वारदात राजधानी में हो चुकी है। हालांकि इस पूरे केस में जांच चल रही है। रायपुर से अब कोरोना का दरअसल जो कहर है वो लगातार चल रहा है। 1758 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। जांजगीर से सबसे ज्यादा 188 नए मरीज मिले हैं। रायपुर से 135 नए मरीजों की पुष्टि हुई। 24 घंटे में 52 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है और 24 घंटे में 1592 ने कोरोना को मात भी दी है। एक्टिव मरीजों की संख्या इस तरह से 23,066 पहुंच चुकी है। कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर इस तरह से 1,97,991 हो चुकी है। कोरोना से अब तक 2412 लोगों की मौत हो चुकी है और अब तक 1,72,513 मरीज रिकवर हुए हैं। तो ये था कोरोना का पूरा आंकड़ा। बालोद के गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र के पूर्व कांग्रेस विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेहद करीबी माने जाने वाले आर.के. राय का अब बीजेपी में जाना लगभग तय हो चुका है। खुद आर.के. राय ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वह जल्द ही बीजेपी का दामन थाम लेंगे। उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में प्रदेश के भूपेश सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब बीजेपी सरकार थी तो प्रदेश में कई विकास कार्य हुए, लेकिन कांग्रेस सरकार आने के बाद से विकास की रफ्तार धीमी हो गई। एक तो पहले बता चुका हूं आपको, मैं एक माननीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका जो सोच और उनका विचार और कार्यशैली कार्यप्रणाली स्पष्टवादिता और देश के लिए उन्होंने जो कर रहे हैं आज तारीख में निश्चित सराहनीय है।
और उसी तरह से डॉक्टर रमन सिंह जी 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और 15 साल जो विकास हुआ है वो देखने को मिलता है। रायपुर में आप देखेंगे जाकर हर गली जो मतलब 4 लेन टाइप वहाँ बन गए हैं। और अब बात नदियों की। रायगढ़ जिले के जीवनदायिनी नदियां लगातार प्रदूषित हो रही हैं। एनजीटी के आदेश के बाद 2 साल से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम पूरा नहीं हो सका है। 66 करोड़ की लागत से बनने वाला इस प्लांट का महज 25% काम पूरा हो चुका है। उद्योगों और सीवरेज के प्रदूषित पानी प्रदेश के जीवनदायिनी नदियों में लगातार मिल रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।